साथियों नमस्कार। डीएम इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। हम बात पढ़ रहे थे वाक्यों। हमने सबसे पहले रचना की दृष्टि से, फिर हमने अर्थ की दृष्टि से वाक्यों को पढ़ लिया था। आज हम वाक्यों में जो बचा हुआ सिलेबस है वो है आपका वाच्य। तो वाच्य की दृष्टि से हम वाक्यों को आज हम पढ़ेंगे। थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो थोड़ा हो सकता है कि ज्यादा बड़ी क्लास नहीं हो, हालांकि तीन ही इसके प्रकार है वाच्यों के: कर्म, कर्तावाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तीनों को समझेंगे और थोड़ा बहुत कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट कोई चीजें होंगी तो वो मैं आपको लास्ट में लिखा दूंगा। लेकिन आज हम वाक्यों के वर्गीकरण को जो पढ़ रहे थे तो उसमें वाक्यों का वर्गीकरण तीन प्रकार से किया गया था। तो तीन प्रकार से किया गया था, उसमें हम पढ़ेंगे वाच्य की दृष्टि से। तीसरा जो प्रकार है वो है वाच्य। वाच्य की दृष्टि से, तो वाच्य की दृष्टि से हम वाक्यों का वर्गीकरण करेंगे या वाक्यों के वर्गीकरण को हम पढ़ेंगे कि वाच्य की दृष्टि से वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो हमको ये आज पढ़ना है। बाकी क्लास सब आपके लिए उपलब्ध है, बाल विकास की है और हिंदी की क्लास जो उपलब्ध है उन सबको आप पढ़ें। बड़े आसान तरीके से, बहुत सरल तरीके से, सरल भाषा में समझाने की मैं कोशिश करता हूँ और मैं पढ़ा रहा हूँ। तो आज हम तीसरा जो वाक्यों का प्रकार है, तीन प्रकार से जो हमने उसका वर्गीकरण किया था तो उसमें हमने दो प्रकार पढ़ लिए हैं। पहला रचना की दृष्टि से, दूसरा अर्थ की दृष्टि से। अब पढ़ेंगे हम वाच्य की दृष्टि। तो वाच्य की दृष्टि से भी, वाच्य की दृष्टि से भी वाक्य कितने प्रकार के होते हैं? तो वाच्य की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। वाक्य तीन प्रकार के होते हैं, होते हैं। वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। किसकी दृष्टि से? वाच्य की दृष्टि से। वाच्य की दृष्टि से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं। तीन प्रकार कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले हम लिखेंगे कर्तवाच्य। कर्तवाच्य मतलब कर्ता, कर्तवाच्य। दूसरा है कर्मवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य। और तीसरा है भाववाच्य, भाववाच्य। तो तीन प्रकार हम पढ़ेंगे कि तीन प्रकार से वाक्य की दृष्टि से वाक्यों का वर्गीकरण किया गया है। क्लास पिछले वाली सभी क्लास आपको अगर अच्छी लगी है तो सभी के बीच में लाइक शेयर करें। थोड़ी व्यूअरशिप अपनी बढ़ा सकते हैं क्योंकि अभी जिस प्रकार से मैं पढ़ा रहा हूँ उस प्रकार की व्यूअरशिप नहीं है, मतलब साथ में लोग वीडियो नहीं देख रहे हैं क्योंकि मैं देखता रहता हूँ। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट्स भी करें क्योंकि हम पूरे वीडियो को जब देखें तो उसमें कोई चीज़ें समझ में नहीं आए तो उन्हें पूछें। जब हम पूरे वीडियो को देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी नहीं है समझ में आई या आती भी है तो उसके लिए आप धन्यवाद के तौर पर भी कोई भी कमेंट्स जरूर करते रहें क्योंकि आपके कमेंट्स की भी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि उससे लोग देखते हैं तो उनको भी लगता है कि हाँ सर अच्छा पढ़ा है। आप लोग पढ़ लेंगे, बाकी लोगों के पास भी उपलब्ध नहीं होगा तो उन्हें समझ में नहीं आएगा कि क्या पढ़ाया जा रहा है। इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत अच्छे से आसान तरीके से आपको पढ़ाऊँ, आसान तरीके से आपको बताऊँ। लेकिन अगर उसमें कोई कमियां हैं तो कमेंट्स करके जरूर बोलें। अगर अच्छा लगता है तो भी उसके धन्यवाद के तौर पर भी आप हमें कमेंट्स जरूर करें क्योंकि कमेंट्स से मुझे आपके अनुभव और आपकी बातें समझ में आएंगी कि आप पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या कोई कमी है मेरे पढ़ाने में। तो मेरा आप सबसे यही रहेगा कि आपका एक सजेशन होता है आपका कमेंट्स करना, तो जरूर करें। ठीक है, तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे कर्तवाच्य। सबसे पहले हम कर्तवाच्य लिखेंगे। कर्तवाच्य नंबर एक डालेंगे कर्त, नंबर एक डालेंगे कर्तवाच्य, कर्तवाच्य। तो कर्तवाच्य किसे कहते हैं इसकी हमें परिभाषा से समझना होगा कि हम कर्तवाच्य किसे कहेंगे क्योंकि शब्दों का वाक्यों का जो वर्गीकरण है उसमें हम तीसरा जो वाच्य की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। तो इसकी परिभाषा में लिखेंगे वाक्य में, वाक्य में क्रिया, वाक्य में क्रिया जब कर्ता के अनुसार, जब कर्ता
के अनुसार अनुसार कर्ता के अनुसार रहती है रहती है रहती है। वाक्य में क्रिया जब कर्ता के अनुसार रहती है तब क्रिया तब क्रिया तब क्रिया तब क्रिया कर्तवाच्य कर्तवाच्य कह कहलाती कहलाती है कर्तवाच्य कहलाती है। वाक्य में क्रिया जब कर्ता के अनुसार रहती है तब क्रिया कर्तवाच्य कहलाती है। तो इसमें हमें समझने की जरूरत है, वो सीधी सी बात कह रहे हैं कि जब क्रिया किसके अनुसार होनी चाहिए, कर्ता के अनुसार हो। कर्ता कौन, जो उसमें काम कर रहा है। कोई व्यक्ति होगा, कुछ ना कुछ कर रहा होगा, जब वो कर रहा है तो वो उससे जुड़ा हुआ है और उसके अनुसार जब क्रिया काम करेगी तो पता चल जाएगा कि वाक्य में क्रिया जब कर्ता के अनुसार रहती है तब क्रिया कर्तवाच्य कहलाती है। तो क्रिया क्या कहलाएगी, वहां पे क्रिया कर्तवाच्य कहलाएगी क्योंकि वो किसके अनुसार काम कर रही है, वो कर्ता के अनुसार काम कर रही है, इसलिए उसको हम कर्तवाच्य कहेंगे कर्तवाच्य हम कहेंगे। अब इसका हम एक एग्जाम्पल लिखेंगे। जैसे 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 में लिखेंगे, शीला पत्र लिखती है। शीला शीला पत्र लिखती है। शीला पत्र लिखती है। शीला पत्र लिखती है। शीला क्या करती है, शीला पत्र लिखती है। शीला पत्र लिखती है। अब हम इसमें कैसे पहचान करें कि क्रिया कर्ता के अनुसार है, तो अब इसको देखिए। लिखना क्या है, क्रिया। इसको ती सहायक क्रिया के तौर पर है, लेकिन अगर इसको हम ती को एक बार हटा दें और हम लिखें यहाँ ना, तो लिखना क्या है, लिखना क्रिया है। वाक्य में क्रिया जब कर्ता के अनुसार रहती है। अब कर्ता कौन है यहाँ पे, तो ये क्रिया हो गई और शीला यहाँ पे कर्ता हो गई। तो क्रिया किसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार, क्योंकि पत्र लिखा क्या जा रहा है, पत्र। तो पत्र कौन लिख रहा है, शीला। ऐसा तो नहीं है पत्र लिखना है या पत्र लिखती है, तो कौन लिखती है, शीला। तो शीला क्या है, जो शीला है वो क्या लिख रही है, पत्र। तो लिखना क्रिया है जो कर्ता के अनुसार है। लिखा क्या जा रहा है, पत्र। तो जब पत्र लिखा जा रहा है तो वो किसके द्वारा लिखा जा रहा है, कर्ता के द्वारा। जब कर्ता के द्वारा लिखा जाएगा तो उसके अनुसार क्रिया भी काम करेगी, क्योंकि लिख कौन रहा है, कर्ता। और जब कर्ता लिखेगा तो क्रिया उसके अनुसार अपने आप काम करेगी। तो लिखती है, ये शब्द पूरा यहाँ पर था। मैंने उसको आपको अलग अलग करके इसलिए बताया क्योंकि लिखना है, लिखती, तो लिखती है। अब शीला जब पत्र लिख रही है, वो क्या कर रही है, कि लिख रही है। तो वाक्य में क्रिया जब कर्ता के अनुसार कार्य करती है या कर्ता के अनुसार रहती है तब क्रिया कर्तवाच्य कहलाती है। सीधी सी बात है, इसमें कर्तवाच्य क्योंकि क्रिया इसके अनुसार है, कर्ता के अनुसार। कर्ता के अनुसार, तो कर्ता के अनुसार जब क्रिया है तो वो कर्तवाच्य कहलाएगी। आगे हम दूसरा नंबर लिखेंगे। दूसरा नंबर लिखेंगे कर्मवाच्य। कर्मवाच्य कर्मवाच्य। तो साथियों, आप सबको क्लास अगर अच्छी लग रही तो लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि आज की क्लास छोटी होगी, मुझे पता है, क्योंकि मैं नया टॉपिक तो बीच में चालू नहीं करना चाहता हूँ, इसलिए मैं क्लास को छोटा ही रखूंगा। मेरी भी यही कोशिश रहेगी, भले ये 15-20 जो भी मिनट की क्लास हो उतना ही रखना है, क्योंकि हम नया टॉपिक नए दिन में चालू करेंगे। आज अगर टॉपिक चालू करेंगे तो आधा फिर बीच में रह जाता है, तो वो चीज मिले। कोई टॉपिक स्टार्टिंग करने के लिए नए दिन से सही रहता है, क्योंकि बीच में फिर वो चीजें समझने से परे हो जाती है, इसलिए हम नया टॉपिक नेक्स्ट डे में चालू करेंगे। आज हम इसको
वाक्यों के वर्गीकरण को खत्म कर देंगे, जिसमें हम पढ़ रहे हैं तीसरा प्रकार। तो अब है कर्मवाच्य। तो वाक्य में आगे लिखेंगे, इसकी परिभाषा लिखेंगे। पहले हमने कर्तवाच्य की लिखी, अब हम कर्मवाच्य की लिखेंगे। वाक्य में वाक्य में वाक्य में क्रिया जब वाक्य में क्रिया जब कर्म के अनुसार कर्म के अनुसार कर्म के अनुसार रहती है कर्म के अनुसार रहती है तब वाक्य में क्रिया जब कर्म के अनुसार रहती है तब क्रिया कर्मवाच्य कहलाती है। क्रिया तब क्रिया कर्मवाच्य कर्मवाच्य कहलाती है। तब क्रिया कर्मवाच्य कहलाती है। तब क्रिया कर्मवाच्य कहलाती है। अब क्या है, कर्मवाच्य की परिभाषा में थोड़ा सा अंतर है। थोड़ा अंतर क्या है, आप इसकी परिभाषा देख सकते हैं। इसमें यह कह रहा है कि वाक्य में क्रिया जब कर्म के अनुसार रहती है। कर्ता में क्या था, कर्ता में क्रिया कर्म के अनुसार कर्ता के अनुसार थी, लेकिन कर्म में क्या होगा, वाक्य में क्रिया जब कर्म के अनुसार रहती है तब क्रिया कर्मवाच्य कहलाती है। तब क्रिया क्या कहलाती है, कर्मवाच्य। जैसे 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 क्या है कि जैसे लिखे, राम से रोटी बनवाई गई। राम से रोटी बनवाई गई। राम से रोटी बनवाई गई। अब क्या है कि यहाँ पर जो कार्य था वो क्रिया किसका प्रभाव पड़ रहा था, कर्ता पर। क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा था, कर्ता पर। लेकिन वाक्य में क्रिया जब कर्म के अनुसार, तो कर्म क्या है, रोटी। तो रोटी बनवाई गई है, किसने बनाई है ये नहीं पूछ रहा है वो, बनवाई क्या गई है ये पूछी जा रही है। कि इसमें देखो, अभी देखो, इसको अलग करते, बनवाई गई, राम से बनवाई गई, क्या बनवाई गई, तो कर्म की बात कर रहा है यहाँ पे। वो देख रहा है कि यहाँ कर्म का क्रिया से क्या संबंध है, वो ये देख रहा है। अगर हमने कर्म ही हटा दिया तो हम कैसे बताएंगे कि यहाँ पर जो क्रिया है वो कर्म के अनुसार। अब यहाँ हटा दीजिए आप, रोटी बनवाई गई, कोई दिक्कत ही नहीं है। कोई दिक्कत ही नहीं है कि राम की जरूरत हो यहाँ पर। लेकिन राम से बनवाई गई, ये शब्द जोड़ दिया इसलिए क्योंकि पता चलना चाहिए कोई काम कर रहा है। लेकिन रोटी तो बनी है ना, अगर रोटी बनवाई गई है तो भी कर्म है, क्योंकि कर्म के अनुसार ही रोटी बनी है। तो रोटी क्या है, कर्म। कर्म रोटी है, लेकिन बनाई किसने है, राम ने। क्रिया किसके अनुसार काम कर रही है, रोटी। रोटी मतलब कर्म, रोटी कर्म है, राम करता है, बनवाई गई चीज क्रिया है। ये तीन इसके विभाजन है। इन तीनों विभाजनों में आप देख लीजिए, आपको चीजें क्लियर समझ में आ रही हैं। उसमें बात अलग थी, इसमें बात अलग है। अब आप आगे देख सकते हैं। कोई दिक्कत हो किसी को तो मुझे बता सकता है। और सरल भाषा में, बहुत सरल तरीके से मैंने आपको अलग अलग डिफाइन करके समझाया है कि कैसे आप पहचान करें कि इसमें कर्मवाच्य है और इसमें कर्तवाच्य कर्तावाच्य। उसमें क्रिया का प्रभाव सीधा सीधा कर्ता के ऊपर पड़ रहा है, कर्ता परस्पर जोर है। लेकिन इसमें इसमें क्या है, इसमें कर्म पर जोर है, क्योंकि रोटी बनवाई गई। बनवाया क्या गया है, रोटी। बनाई किसी ने उससे मतलब नहीं है, लेकिन बनवाना कार्य जिस जो किया करवाया गया है वो मेन मुख्य होता है। इस वजह से यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर रोटी मुख्य है, रोटी बनवाई गई है। ठीक है, आपको किसी को कोई दिक्कत तो कमेंट्स करके जरूर पूछें, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, बहुत सरल तरीके से। हालांकि ये चीजें जब आप संस्कृत भाषा में पढ़ेंगे तो थोड़ी सी अलग हो जाएंगी, क्योंकि वहां प्रत्यय के प्रत्ययों का प्रयोग होने लगता है।
जब प्रत्यय का प्रयोग होगा तो थोड़ी अलग तरीके से आपको पढ़ना होगा, लेकिन यहाँ तो सरल भाषा में है, क्योंकि वाक्यों में जो प्रकार है उसमें अपन पढ़ रहे हैं तो इतना कठिन है नहीं। हालांकि उसमें भी ये चीजें समझ में आ जाती है कि किसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है। अंतिम और लास्ट वाक्यों में जो लास्ट है वो है आपका भाववाच्य। भाववाच्य तीन प्रकार थे, इसमें हमने दो पढ़ लिए हैं, कर्तवाच्य और कर्मवाच्य। अब तीसरा है भाववाच्य। तो भाववाच्य में क्या है, भाववाच्य की हमें परिभाषा लिखनी है। तो हमने दो परिभाषाएं सीख ली। पहले कर्तवाच्य, वाक्य में क्रिया जब कर्ता के अनुसार रहती है तो क्रिया कर्तवाच्य कहलाती है, और कर्मवाच्य में वाक्य में क्रिया जब कर्म के अनुसार रहती है तब क्रिया कर्मवाच्य कहलाती है। अब तीसरा है भाववाच्य। वाक्य में क्रिया, इसकी परिभाषा लिखेंगे। वाक्य में क्रिया, वाक्य में क्रिया, वाक्य में क्रिया जब कर्ता और कर्म, वाक्य में क्रिया जब कर्ता और कर्म के अनुसार न कर्म के अनुसार न होकर स्वतंत्र रूप में स्वतंत्र रूप में स्वतंत्र स्वतंत्र रूप में। तो जब वाक्य में क्रिया जब कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर स्वतंत्र रूप में रहती है, स्वतंत्र रूप में रहती है, स्वतंत्र रूप में रहती है, स्वतंत्र रूप में रहती है। अब क्या है, तब उसे भाववाच्य की क्रिया कहते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, तब क्रिया रहती है, तब क्रिया भाववाच्य कहलाती है। भाववाच्य कहलाती है, भाववाच्य कहलाती है। तो इसकी परिभाषा थोड़ी अलग है, उन दोनों में सिंपलेशन मतलब सिंपल सी भाषा थी, इसमें दोनों को मिला दिया गया है। इसमें वो पहले ही कह रहा है, बात पूरी क्लियर कर रहा है, वो देखो अभी हम समझेंगे कैसे। परिभाषा में उसने दिया कि क्रिया वाक्य में क्रिया जब कर्ता और कर्म के अनुसार न होकर स्वतंत्र रूप में रहती तब क्रिया भाववाच्य कहलाती है। तो कर्तवाच्य में किसके अनुसार थी, कर्ता के अनुसार, लेकिन कर्मवाच्य में किसके अनुसार थी, कर्म के अनुसार। अब भाववाच्य में न वो कर्ता के अनुसार होगी न कर्म के अनुसार होगी, अपने आप में स्वतंत्र होगी। जब वो अपने आप में स्वतंत्र होगी तो स्वाभाविक है कि क्रिया भाववाच्य के अनुसार होगी। तो मुझसे या मुझसे देखा नहीं गया, मुझसे या मुझे देखा नहीं गया, ऐसे लिख सकते हैं। मुझसे देखा नहीं गया, मुझसे देखा नहीं गया, मुझसे नहीं देखा गया या मुझसे देखा नहीं गया। अब जब वो कह रहा है कि मुझसे नहीं देखा गया, तो यहाँ पर ना तो कोई कर्ता है का प्रभाव क्रिया पर है और न कर्म पर है। तो यहाँ क्या है, किसी के साथ कोई घटना या किसी की कोई विपरीत परिस्थिति में जब अपन देखने जाते हैं और अपन देखते हैं तो मुझसे ऐसा लगा किसी का एक्सीडेंट हो जाए और उसकी हालत उस समय ऐसी है कि अपन कहे मुझसे नहीं देखा गया। उस समय मेरा भाव ऐसा था कि हम उसकी पीड़ा को समझ रहे थे और मेरे अंदर वो भाव प्रज्वलित हो रहा था कि किस स्थिति से ये व्यक्ति गुजर रहा होगा, या उस समय उसकी परिस्थिति ऐसी थी
कि अगर मान लो उसका सर फट गया, पैर फट, मांस था, खून था, कुछ ऐसी परिस्थिति थी जिसको हम उस समय नहीं देख सकते थे। अगर हम देख नहीं पा रहे थे तो हमारा भाव ऐसा बना कि हमने कह दिया कि मुझसे देखा नहीं गया। ये सारी चीजें जब हम समझ रहे हैं तो हमारी बात एकदम क्लियर है कि हम उस भाव में हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक भावना कार्य करती है जो हमें उस अनुसार बता रही है। तो मैंने अभी आपसे यही बात कही थी कि हमें ये चीजें समझनी होंगी कि किस प्रकार से क्या होगा, तो ये चीजें जाननी होगी। तो अब हम इसमें आपको कुछ, मैंने बोला था कुछ चीजें अगर मुझे मिलेंगी तो मैं आपको जरूर लिखाने की कोशिश करूंगा। तो यही चीजें थी कि जो हम समझ सकते थे। बाकी चीजें आपके लिए कोई कठिन नहीं है। आप क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं, जब क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीजें आपको क्वेश्चन से भी मिल जाएंगी। तो मैंने आपको तीनों परिभाषाएं विथ एग्जाम्पल की बताई हैं। अगर आपकी कोई दिक्कत है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। मैंने कहा भी है कि आप क्वेश्चन के द्वारा भी ये चीजें पूछ सकते हैं कि कैसे इसमें क्या होगा, अगर कोई चीज आपके समझ से परे है या समझ में नहीं आ रही है। क्योंकि हम जितना है कोशिश करते हैं कि आपको हम कुछ चीजें पढ़ा दें, बता दें, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है नहीं समझ में आती है तो उन्हें हम कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी तो हम आपको सारी चीजें बता ही रहे हैं। और कोई चीज अगर आपके अंदर पूछने की बात है तो आप पूछ लीजिए, कमेंट्स करके पूछ लीजिए। तो मैं इतना ही समझा सकता हूँ। बाकी चीजें आप परिभाषाओं से देखें। एक दो चीज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मिल जाए तो मैं आपको वो लिखा दूँ। हालांकि कोई चीज ज्यादा कठिन नहीं है, उसमें थोड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, उनको समझना है। उनमें कोई भारी वैसा नहीं है कि बहुत भारी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं और उन्हें हम सरल तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। तो हम देख रहे हैं कुछ एक दो चीजें। आप मेरा थोड़ा 1 मिनट का समय दीजिए और मैं 1-2 मिनट में कोशिश कर रहा हूँ इन चीजों को मैं देख सकूं क्या है क्या नहीं है। बाकी चीजें तो आपके सामने मैंने पढ़ाई दी हैं। कर्तवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य तीनों वाच्यों को मैंने पढ़ा दिया। और मैंने बोला भी था कि हो सकता है क्लास आपके साथ छोटी ही रहे, बड़ी क्लास नहीं हो पाएगी, क्योंकि चीजें ज्यादा नहीं है तो हम ज्यादा उनको विस्तृत कर भी नहीं सकते। अगर हम बहुत विस्तृत कर देंगे तो वो आपके कोई मतलब की भी नहीं है। तो मैंने आपको ये चीजें बता भी दी थी। अब इसमें कुछ मैं ये देख रहा हूँ कि ऐसी चीज मिल जाए जो लगे कि हाँ आपके टॉपिक के अनुसार आपको बतानी चाहिए। तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि इसमें कुछ बताने की चीजें हैं। हालांकि मैं देखता हूँ अगर संस्कृत में ये चीजें कुछ हो तो बताता हूँ, देखता हूँ। संस्कृत में भी शायद ऐसा कोई है नहीं, लेकिन ठीक है, इतनी क्लास आप सबके बीच रहेगी। कुछ क्लास में कुछ एडवांस नहीं है, ज्यादा कठिन नहीं आता है, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज्यादा वैसा मैजिकली पूछने वाला सिस्टम नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे आते हैं और उसमें आपको यही पहचान करनी होती है कि इसमें कर्तवाच्य है, इसमें कर्मवाच्य है, क्या है, तो उन्हीं की पहचान करनी है। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक से जरूर है, तबीयत सही नहीं है लेकिन कोशिश, मौसम ऐसा चल रहा है कि बार बार जुकाम हो जाता है और थोड़ा एलर्जी प्रॉब्लम रहती है। तो इस वजह से क्या है कि जितना भी बारिश में भीग जाए कुछ में, तो उससे दवाई खाने से लगातार गला प्रॉब्लम करता है, तो उससे खाने में डिस्टर्ब होता है। बाकी मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपको फुल एनर्जी के साथ पढ़ाऊँ। मेरी भाषा थोड़ा अभी आवाज़ कम भी निकल रही है, गला कटा हुआ है। तो कोशिश करते हैं कि आपको अच्छी एनर्जी के साथ पढ़ाएँ, आपको भी क्लास बोरियत ना लगे। आसान भाषा में मैंने तीनों तीनों वाक्य आपको समझाए हैं। कोई भी बात में किसी की कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट्स करके पूछ लें। बाकी सारी क्लास जब अपन पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ कमेंट्स करें करें, क्लास अच्छी लगी है तो उसके लिए कमेंट करें, कोई क्वेश्चन है तो उसके लिए करें, कोई सजेशन है मतलब, और अच्छे के लिए धन्यवाद के तौर पर, किसी के तौर पर कुछ भी आप एक कमेंट जरूर करें। क्लास को पूरा देखें, क्लास आधा अधपट देख के नहीं छोड़ें, क्लास पूरा देखें। अगर अपन किसी चीज के लिए पढ़ रहे हैं, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं वो भले ही नहीं देखते हो, बात अलग है, लेकिन जो पढ़ रहे हैं वो क्लास को पूरा देखें, लास्ट तक देखें, अंतिम देखें। और जब हम क्लास पढ़ते हैं सारी क्लासों को पढ़ें, क्योंकि मैंने एक विस्तृत रूप में आपको पढ़ाया है। बस मेरी व्यवस्था डिजिटली नहीं है, मैं ये बात कई बार बोल चुका हूँ, लेकिन मेरी लिखने की
और साथ-साथ बोलने की। मैं उसको शब्द को 3-4 बार बोलता हूँ, तो कोई लिखने में बोर्ड से कोई समस्या आए तो आप बात को पकड़ के भी, सुनकर भी लिख सकते हैं। तो आज की क्लास के लिए आप सभी को धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम।